चलिए भाई, आज की क्लास में हम लोग अब डिजाइन पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे और ये न्यूमेरिकल यदि आपने ठीक से समझा तो आगे आप इस चैप्टर में कुछ खास वैसे बचता नहीं, बस कपाट खुले रखेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब अब मान के चलिए कि आगे जितने भी चैप्टर होंगे एक से दो न्यूमेरिकल हर चैप्टर में लगाते जाएंगे, खत्म होता जाएगा। लेकिन ये न्यूमेरिकल टाइम टेकिंग होगा, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए सीमांत अवस्था विधि द्वारा एक प्रबलित कंक्रीट धरण का अभिकल्पन कीजिए। यानी आप समझ गए होंगे, फॉर द फॉलोइंग डाटा डिजाइन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, अब वो डाटा क्या है? बोला प्रभावी पार्ट 6 मीटर है, प्रभावी पार्ट दे दिया है। अगर नहीं दिया गया रहता तो, अगर प्रभावी पार्ट नहीं दिया गया रहता तो निकालना पड़ता। निकालना कैसे पड़ता बताया जा चुका है कोडल प्रोविजन में। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कोडल प्रोविजन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी हम लोगों को, याद है ना? प्रभावी पार्ट कैसे कैंटिलीवर का निकालते हैं कैसे। हालांकि मैंने कहा था कि बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्त, लेकिन जब पड़ेगी तो पड़ेगी। अब यहां पर सीधे हमको दे ही दिया प्रभावी पार्ट, तो तुमको निकालने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, तो यहां से कहानी खत्म हो गया। अब कह रहा है कि अध्यारोपित भार, यानी बाहर से आ रहा है बीम पर भार, वो 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर है। यानी अध्यारोपित है, यानी खुद का भार इसमें जोड़ के तब टोटल इस पर आने वाला दिक्कत या बवाल या बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। फिर कंक्रीट की श्रेणी बोल दिया है M20 है, इस्पात 415 ग्रेड का लें, अभिकल्पित खंड में प्रबलन इस्पात की स्थिति देकर स्पष्ट कर। ठीक है ना? यानी आप डिजाइन कर दिए तो इसमें रेनफोर्समेंट कैसे किए वो स्पष्ट भी करिए, ऐसे खाली आपके कैलकुलेशन से नहीं माना जाएगा। पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल करेंगे। कंप्लीट ये तब और होता है जब इसमें प्रभावी पार्ट भी क्या करता, ना दिया होता तो वो भी निकाल लेते, कौन सी बड़ी बात है, जो देता उसके अनुसार निकाला जाता। जो क्वेश्चन हमें दिया उसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइन करना, मैंने एक बीम बनानी है, उसमें छड़ वड़ भी लगानी है। तो सोल्यूशन में बताइए पहला स्टेप क्या था? नहीं याद हो तो एक बार पहला स्टेप हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या है। पहला स्टेप क्या था याद कर लीजिए जरा ध्यान से। यहाँ पे स्टेप में फाइंड इफेक्टिव स्पैन पहला है, जो कि हमको दे रखा है। याद करिए कल वाली क्लास में पहला स्टेप ये है, ये दे रखा है, एज्यूम डेप्थ ऑफ द बीम। यानी आप बीम की डेप्थ को लगभग आपको मानना है। एक बार इसको देख लीजिए कि क्या लिखा है, ताकि यही काम अब फॉलो करना पड़ेगा आपको। अब स्टेप में ये वाला आपने देखा कि ये है, फिर एज्यूम डेप्थ करना है, फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। मैं यही चीज फॉलो करूंगा बस। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहला काम हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन यहाँ पर डाला हमने, तो सोल्यूशन में हमको इफेक्टिव स्पैन दे रखा है, तो लिख लेते हैं। यानी हमको इफेक्टिव स्पैन दे रखा है तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है ना? इफेक्टिव स्पैन, और वो दे रखा है क्या, 6 मीटर, कोई चेंजिंग नहीं, यही ले लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इफेक्टिव स्पैन ठीक है, अगला स्टेप है इसकी डेप्थ मान लीजिए। एज्यूमिंग, एज्यूमिंग माना क्यों जा रहा है डेप्थ, हम ना मानते यार, कोई जरूरत नहीं थी मानने की। यदि यही भार अध्यारोपित की जगह कुल लिखा रहता बीम पर कुल भार इतना आ रहा है, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि तुम बीम बनाओगे उसके भार सहित, तब उस केस में आपको डेप्थ इसकी साइज एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट में भाई जो कुल लोड यही है तो बेंडिंग मोमेंट MU आ जाएगा, और जब MU आ जाएगा तो फिर उसके बाद सीधा सीधा आप MU के बेसिस पे D निकालेंगे, B कोई एक मान लेंगे, तो वैसी बीम की साइज भी फिक्स हो जाती है। खाली एक डायमेंशन B मानो, D अपने आप निकल जाए। लेकिन अभी हमें बीम का सेल्फ लोड लेना है, इसलिए एज्यूमिंग, एज्यूमिंग डेप्थ ऑफ बीम, और कौन सी डेप्थ मान रहे हैं हम लोग, ये कौन सी डेप्थ मान रहे हैं, स्मॉल डी मान रहे हैं। कोई जरूरत नहीं, देखो स्मॉल डी कैपिटल डी मानो, आना कुछ और है बात। वो कितना, तो स्पैन बाई 10 हम लोग लगभग ले रहे हैं क्योंकि लोड काफी ज्यादा है। स्पैन बाई 10, स्पैन कितना है 6 मीटर बटा 10 लेंगे, यानी ये आएगा 0.6 मीटर, या इसी को कहेंगे 600 mm। क्या, इसकी गहराई मान ली हमने। चलो स्मॉल डी मानो कैपिटल डी मानो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्यों, दिक्कत कहां से आई, कहेंगे सर स्मॉल डी से तो कुल भार आएगा नहीं इसको, तो स्मॉल डी या कैपिटल डी, हम कोई भी चीज माने हम भार इसी से निकालेंगे लगभग। अब इसमें पहले ही कवर जोड़ के निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट डेप्थ है, ये खाली कैलकुलेशन में काम आने वाली है। अभी तुम अब यहां पर स्मॉल डी माने हो तो तुम कहोगे सर बीम का जो भार होता है सेल्फ लोड, उसमें तो कैपिटल डी लेना पड़ेगा। तो
देखो मानो कुछ भी, तुम कैलकुलेशन इसी पर करना। तो चलो मैं तुम्हारी सुविधा के लिए, जानकारी के लिए डी लिख रहा हूं। कई लोगों को लगेगा कि सर कौन सा डी आएगा, देखो यार ये आ नहीं रहा है, ये तुम बस उसके आसपास पहुंचने के लिए आंकड़े इकट्ठा कर रहे हो। इसका एग्जाम्पल तुम ऐसे समझ लो कि कोई आपसे कहे कि वहां जाने में अप्रोक्स कितना तेल लगेगा गाड़ी में, तो आपने कहा कि अगर 50 का माइलेज माने, 50 का यदि माइलेज माने तो 200 किलोमीटर है तो 4 लीटर लगेगा। तो हम कहेंगे नहीं नहीं, तुम 50 का माइलेज माने हो कि 51 का माने हो, ये बताओ पहले। तो कहोगे यार तुम 50 मानो 51 मानो, जब ठीक से नहीं पता है कि एग्जैक्ट कितना आया तो कैसे पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, आसपास पहुंचने के लिए हम पुराने आंकड़ों का प्रयोग करके वहां तक पहुंच रहे हैं। 600 mm इसकी कुल गहराई मान ली, डेप्थ ऑफ बीम कैपिटल डी मान लिया, एंड ब्रेड्थ ऑफ बीम यानी, अच्छा हिंदी वाले लोग कैसे लिखेंगे इसको, प्रभावी पार्ट 6 मीटर। अब यहां पर लिखेंगे बीम की कुल गहराई बराबर माना बीम की कुल गहराई बराबर स्पैन बाई 10 या 600 mm। ब्रिड्थ बी इसकी कितनी मानी जाएगी, तो बी को लगभग उसका आधा मान लेते हैं, यानी डी बाई 2 के करीब मान लेते हैं, डी बाई 2 के करीब मान लेते हैं, और वो आ जाएगा 600/2, यानी कितना आ जाएगा 300 mm। यानी एक बीम हमने माना कि ऐसी बीम बनाएंगे जो ले लेगी इस पर जो लोड आ रहा है, लेकिन वो बीम इस बाहरी लोड के अलावा अपना खुद का भी लोड संभाल रही होगी, तो उसके खुद के लोड को पहले मानना जरूरी। अब ऐसे केसेस में हमने ये माना, तो जब ये इतना चीज आप मान लिए तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा सेल्फ लोड ऑफ बीम। सेल्फ लोड ऑफ बीम, सेल्फ लोड ऑफ बीम ये केवल माना गया है, तो ये आएगा बीम का सेल्फ लोड कितना होगा। अरे आपने एक बीम बनाई है, आपने एक बीम बनाई है जिसका क्रॉस सेक्शन आपने एज्यूम किया है, कितना एज्यूम किया है आपने क्रॉस सेक्शन, आपने माना है 300/600 की ये बीम है, आपने माना है ये बीम कितने की है, 300/600 की बीम, ठीक है ना, 300/600 की ये बीम है, आपने ऐसा मान लिया। चलो भाई मान लिया हमने, ये हो गया। अब यहां पर ये रहा आपका 300 और ये आपका 600। अगर मान लेते हैं कि ये सही है, तो इसके वजह से इस पर कुछ भार भी आ रहा होगा बीम पे। पहला न्यूमेरिकल है तो मैं खूब डायग्राम बना बना के बता रहा हूं, बाद में आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं। कौन सा डायग्राम जरूरी है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। इस पर ऊपर से भार आ रहा है, ये जो भार आ रहा है, इस पर छत वत सबका भार, दीवार का भार, वो आ रहा है 30 किलो न्यूटन क्या प्रति मीटर, ठीक है ना। अब इस बीम का खुद का भी एक भार होगा, इस बीम का खुद का भी एक भार होगा, और वो भार कैसा होगा इस बीम का, अगर मैं मानूं कि उस बीम का ये खुद का भार कैसा होगा, तो मोटा मोटा मान लें इसको, अगर इस पर रख दिया जाए हम लोग, ठीक है, अगर इसका खुद का भार माने, मान लो ये 1 मीटर लंबाई चला बीम में हमने 1 मीटर लंबाई चली, तो इस बीम की 1 मीटर लंबाई का खुद का भार, इस पूरे हिस्से का भार, यानी बीम का ऊपर से तो 1 मीटर पे 30 किलोन्यूटन आ रहा है प्रति मीटर पे, लेकिन इसका अपना भार, तो सेल्फ लोड कितना हो जाएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे, वेट आ जाएगा। अब कहेंगे कि कितना होगा, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, ये 0.3, और ये गहराई 0.6, और ये लंबाई 1 मीटर, और इसका यूनिट वेट वो आ जाएगा 25। ये पूरे को अगर सॉल्व कर ले हम लोग तो कितना आ रहा है भाई कैलकुलेटर पे, तो 0.3 इंटू 0.6 इंटू क्या 25, वैल्यू आई 4.5, वैल्यू आई 4.5, ये किलो न्यूटन, हमने 1 मीटर का ही तो लिया है ना, तो कह देंगे प्रति मीटर, यानी बीम का भार 4.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब एक बात बताइए, और इस पर ये कैसा है, ये यूडीएल है, समवितरित है, और जो आ रहा है वो भी समवितरित है, तो ऐसे केस में आप दोनों लोड को जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अब एक पॉइंट होता और एक यूडीएल होता तो आप कभी नहीं जोड़ते, तब इसके वजह से बेंडिंग मोमेंट अलग कैलकुलेट करते, उस पॉइंट लोड या जो जैसा भी लोड होता उसकी वजह से अलग कैलकुलेट करते, एंड देन बेंडिंग मोमेंट को आपस में जोड़ते। लेकिन यहां पर क्या है, हम लोग डायरेक्टली लोड को जोड़ेंगे, एक ही बार बेंडिंग मोमेंट निकाल देंगे। अब लोड में भी तो टोटल अगर हम लोग लिखें यहां पे, टोटल यूडीएल कितना आया, टोटल यूडीएल, तो कहेंगे 30 ऊपर से आ रहा था प्लस 4.5 ये हो गया, यानी कितना हो गया आपका
34.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर ये लोड हो गया। अब एक बात बताइए जरा, अगर ये टोटल लोड है तो अब हमें लोड फैक्टर से भी गुणा करना पड़ेगा। तो क्या को देखो यार, तुम लोड फैक्टर में चाहे लोड में 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हम लोग थोड़ा लोड बढ़ा करके लेते हैं, तो चाहे इसमें 1.5 कर लो, चाहे इससे बेंडिंग मोमेंट निकाल दो फिर बाद में मोमेंट में कर लो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, कोई परिवर्तन नहीं। अब टोटल यूडीएल में ये हो गया, तो इसलिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये हो जाए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस बीम पे जो आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट वो कितना आ रहा है, तो कहेंगे जो WL²/8 आ रहा है, ठीक है ना। अब WL²/8 का मतलब हुआ कि W यूडीएल है, कुल यूडीएल जोड़ दिया गया है। तो अब देखो 1.5 से चाहे यहां मल्टीप्लाई करो चाहे यहां, मैंने बात पहले ही बताई है, तो मैं कर देता हूं W, अच्छा चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, W, चलो इसको कर लेंगे बाद में कर लेंगे, इसमें WL²/8 यानी ये आ गया 34.5 और गुणा L² यानी L का मतलब 6 मीटर इसका स्पैन था, स्क्वायर/8। इससे हम लोगों ने निकाला क्या, M यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए जरा फटाक से। तो आ रहा है 6 का स्क्वायर हमने किया मल्टीप्लाई 34.5 डिवाइडेड बाई 8, वैल्यू 155.25, यही आ रहा है ना, 155.25 क्या आ गया, किलो न्यूटन मीटर। ये m का वैल्यू आया। अब एक चीज बताइएगा, यहां पे एक चीज बताइएगा, mu कितना आ जाएगा, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट इसको बोलते हैं। mu क्या है, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, तो 1.5 इंटू 155.25। तो आप देखो, या तो तुम यही इसमें मल्टीप्लाई किए होते 1.5 से, फिर जो आया होता उसको यहां रख के निकालते, तब भी यही आता जो अब आएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लगे यहाँ पे इंटू 5 232.875 ये आ रहा है किलो न्यूटन मीटर में क्या, बेंडिंग मोमेंट। इसको न्यूटन मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 232.875 किलो न्यूटन को न्यूटन में करेंगे तो 10⁻3, मीटर को मिलीमीटर में करेंगे तो एक और 10⁻3, यानी आ गया टोटल 10⁻6 और हो गया ये न्यूटन क्या, mm। अब एक चीज यहां पर ध्यान लीजिएगा, ये किसका वैल्यू है, ये mu एक्सटर्नल है, बाहर से आने वाला बेंडिंग मोमेंट है, जो बीम के खुद के भार के कारण या उस पर सुपर इंपोज लोड जो आ रहा है उसके कारण आ रहा है। लोड यदि कोई और भी साथ में लगा रहता तो उसके वजह से भी कुछ बेंडिंग मोमेंट आता और उसको भी हम लोग इसमें क्या करते, इंक्लूड कर लेते। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको कि कैसे हो रहा है। अब एक बात बताइए कि अगर आपको पता चलेगा कि बाहर से इतनी दिक्कत आ रही है और इसमें ग्रेड कौन कौन से प्रयोग हुए आप जानते हैं कि कंक्रीट M20 है और स्टील F15 है, तो इन दोनों के आधार पे अगर इतना मोमेंट झेलना है तो हम लोग को यहां पर फॉर सेफ्टी के कारण हम लोग क्या करते हैं भाई, यही होता है ना फार्मूला हम लोग का कि mu यानी mu लिमिटेड जो है, रेजिस्टेंस पावर जो होती है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, जो आ रही है दिक्कत उससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा हो या बराबर हो किसके, आने वाली दिक्कत से। और आने वाली दिक्कत क्या है, तो आने वाली दिक्कत है 232.875 इंटू 10⁻6 और mu लिमिटेड क्या है, तो ये होता है QFCK BD²। यही तो होता है बीम की क्षमता, बीम की जो तुम साइज माने हो उससे इतना उसका रेजिस्टेंस होगा यदि वो एक बैलेंस सेक्शन है तो। ऐसी स्थिति में D शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 232.875 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई आ जाएगा Q का वैल्यू यहाँ पे। अब देखो Q आ गया यहाँ पे FCK इंटू B आ गया और ये आ गए सबके सब किसमें, रूट में।
यानी डी की वैल्यू डी ज्यादा या बराबर होना चाहिए 232.875 इंटू 10⁻6 और होल डिवाइडेड बाई क्यू का वैल्यू स्टील का जो ग्रेड दिया है उसके अनुसार कितना हो। स्टील का ग्रेड यदि तुमको 415 दिया है तो क्यू का वैल्यू 0.138 होगा। 0.138 एफसी के M20 ग्रेड की कंक्रीट है 20 हो गया। बी बीम का माने है 300 mm, तो 300 mm रख दिया। यहां से बता रहा है कि डी इससे ज्यादा होना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी दोस्त। यानी डी को इससे ज्यादा होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आ गया 530, यानी डी 530 अगर रहा, यानी 530 के बराबर भी रहा तब भी इस मोमेंट को संभाल लेगा। तो इसका मतलब यार 0.33 mm आई, यही ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमने माना था कि 600 mm गहराई देंगे, लेकिन इसमें प्रभावी गहराई बता रहा है कि 530 mm यदि रहेगी तो ये मोमेंट संभल जाएगा, या उससे ज्यादा रहेगी तो वही संभाल ही लेगा, यानी कम से कम 530 mm तो रहनी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम 530 दें आपकी 600 दें, तो 530 दे दो। क्यों देना है यार, देखो 530 जब इसको संभाल सकता है आराम से, 600 गहराई रखे थे तो सेल्फ लोड ज्यादा था, अब हम उसको 530 mm संभाल ले रहा था। अब अगर तुम 530 दे दोगे तो कहीं ना कहीं सेल्फ लोड घटेगा और बीम पहले से कम लोड झेलेगी, तो 530 जब इसको संभाल ले रहा है तो उसको भी संभाल ही लेगा। इसका मतलब यहां पर हुआ सीधा सीधा, इसका सरल शब्दों में यह मतलब हुआ क्या कि ये गहराई ठीक है, यानी लिख देंगे इट इज हिंदी में भी बोल दूंगा, इट इज लेस देन assumed depth hence सेफ। चूंकि ये मानी गई गहराई के बराबर है इसलिए क्या है, सुरक्षित है। तो डी इतना दे दिया जाएगा, यानी इसलिए बीम की साइज जो होगा, इसलिए एक चीज और देखेंगे, अब थोड़ा सा कवर जोड़ के टोटल डेप्थ दे देंगे इसको। अब एज्यूमिंग क्या, इफेक्टिव कवर ऑफ 40 mm। इफेक्टिव कवर कितने का दे रहे हैं हम लोग, 40 mm इफेक्टिव कवर। क्लियर कवर तो 25 से कम दे नहीं सकते हैं, हम इफेक्टिव 40 दे रहे हैं, यानी इफेक्टिव कवर इसमें हमने 40 दे दिया 40 mm। टोटल डेप्थ इसकी कितनी हो जाएगी, टोटल डेप्थ इसकी कितनी हो जाएगी, तो डी बराबर 40 mm जोड़ दीजिए, यानी 570 mm इसकी कुल गहराई हम लोग इसको दे रहे हैं। समझ में आई कि नहीं बात, ये बताइए। इसकी कुल गहराई कितनी हमने दे दी, 570 mm। अब बीम की चौड़ाई और गहराई हमें मिल चुकी है, ड्राइंग में हम यही वाला दिखाएंगे। अब हमें अगला चीज करना है क्या, रेनफोर्समेंट। हमें क्या करना है, रेनफोर्समेंट, ठीक है, हमें क्या करना है, रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, AST बराबर क्या होगा, AST बराबर होगा MU जो बाहर से आ रहा है अपॉन 0.87 FY और D माइनस 0.42 XU मैक्स। नहीं समझे बात, कैसे, ये सब बता चुका हूं स्टेप में, अब चाहे तो दोबारा देख सकते हैं। डी निकलने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, देखिए यहाँ पे जब डी एक बार निकल जाता है कि इतने डी की जरूरत है, तो ये कंडीशन मैंने बताई थी। फिर बैलेंस सेक्शन के लिए AST का फॉर्मूला अलग था, अंडर के लिए अलग था। MU लिमिटेड से बराबर के तो AST बराबर यही ना आया था फॉर्मूला बैलेंस के लिए, और कहीं ऐसा हो जाए कि अंडर बनाना पड़े तो इसके लिए फॉर्मूला ये वाला हमने निकाल करके आपको दिया, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। अभी हम बैलेंस, अब कहेंगे सर अंडर कब बनेगा, तो बताऊंगा, वो क्वेश्चन में दिया रहता है, बनता नहीं, बनाते तो हमेशा बैलेंस है, अपने तरफ हम हमेशा बैलेंस बनाते हैं। क्वेश्चन में कई बार दे देता है कि इतना लोड आ रहा है, इतने साइज की बीम है, तो वो बात अलग होती है। अब ऐसे केस में MU लिमिटेड का वैल्यू, MU एक्सटर्नल का वैल्यू 232 पॉइंट क्या था, 875 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.87 FY 415 है। डी का वैल्यू निकल चुका है कितना, 530
-0.42। एक्सयू मैक्स का वैल्यू भी स्टील के ग्रेड पर निर्भर करता है और 415 ग्रेड के लिए एक्सयू मैक्स का वैल्यू याद करिए 0.48 इंटू डी होता है। 0.48 इंटू डी होता है वो। एक चीज कर लेते हैं, रुकिए। यहां लिख देते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो 0.42 एक्सयू मैक्स जो ग्रेड का स्टील है 0.48 इंटू डी होता है, तो डी का वैल्यू हमने ऑलरेडी 530 यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। ये हुआ आपका कैलकुलेशन एएसटी का। यहां से एएसटी निकल आएगा, यहां से एएसटी निकल आएगा। निकाल लीजिए जरा एएसटी कितना आता है, एएसटी निकाल दीजिए। तो सबको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, उसमें आराम से करिए, एक एक पॉइंट को कैलकुलेट करिए। इसको सॉल्व करने पे इस पूरे को 423 आ रहा है, उसमें हमने गुणा कर दिया 415 और गुणा कर दिया 0.87 का। नीचे की वैल्यू जो आ रही है, यानी आपका एसटी जो होगा 232.875 इंटू, आप भी इस स्टेप में सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि गलत हो जाएगा ना तो एग्जाम में कोई बताने वाला आपको नहीं है कि आपका आंसर गलत है, आपको वही सही लगने लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा इस स्टेप में सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार। पंद्रह सौ तेईस स्क्वायर मिलीमीटर, ये किसकी वैल्यू आ गई, एएसटी की वैल्यू आ गई, यानी इतना स्टील आपको प्रोवाइड करना है। अब यार देखो 1530 आया है, 300 बाई 530 की बीम है, तो तुमको यदि छड़ का डाया याद रहेगा, जैसे 12 mm वाली का सर कितना होता है 113 लगभग होता है सर, 12 mm की छड़ यदि प्रोवाइड किए हैं तो 1523 दिन में तो लग जाएगी 15 छड़, हमको 14-15 छड़ लग जाएगी। तो सर 12 mm की ना दें, 16 mm का लगभग 200 होता है, तो 16 mm के छड़ का एरिया 200 होता है, तो अगर एक का 200 है तब भी 8 छड़ के करीब लगानी पड़ जाएगी। तो सर 25 mm का दे दें, 20 mm का दे देते हैं, 20 mm का दे देंगे सर तो ठीक रहेगा, 4-5 छड़ आ जाएगी उसमें आराम से। तो 20 mm का छड़ प्रोवाइड करते हैं, 314 एक का एरिया होता है, हो जाएगा काम। यानी यहाँ पे हमने लिखा यूजिंग 20 mm 5 मेन बार, तो नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बार्स कितना हो जाएगा, तो कहेंगे वो हो जाएगा एएसटी अपॉन एक छड़ का एरिया A1, एएसटी है 1523 और एक छड़ का एरिया आ जाएगा 20 mm का 314 के करीब। यानी यहां से सॉल्व करेंगे तो कितनी छड़ें लगेंगी, उसमें वो आ जाएगा डिवाइडेड बाई आपने कर दिया 314, आया 4.85, 4.85, यानी इसी को कर देंगे तब कितनी छड़ें दे देंगे, हमेशा 5 छड़ें। अब 4.85 थोड़ी दी जाएगी, तो 5 छड़ें उस बीम में दी जाएंगी। अभी तक का हिसाब तो यही है भाई कि 5 ठो छड़ लगा दो और बीम की साइड बीडी निकल चुकी है। अब अगला काम देखो, ये शुरुआत से डिजाइन है पूरा शुरू से एकदम, तो इसको अच्छे से समझना, आगे बहुत इसको समझ लिए तो आगे बहुत तेजी से भी सॉल्व करूंगा तो तुम समझ जाओ। ये आया, एक चीज तो हम चेक ही नहीं किए कि क्या ये एएसटी जो है कहीं मिनिमम से भी कम तो नहीं दे दिए गए हैं, ये वही कर लेना चाहिए था। हालांकि ये प्रोवाइड करने से पहले एएसटी आया ना, इससे पहले यही करना चाहिए था, पहले छड़ लगाने से पहले। वैसे बीम सेफ होती है, मैं तुमको झटके में बता दूं तो बीम सेफ होती है लगभग, एएसटी में फेल नहीं होती। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा हेडिंग बना दिया, चेक फॉर मिनिमम। बार बार ये तुमको चेक नहीं करना है एग्जाम में, बीम को कभी मत चेक करना है इसमें, लेकिन मैं तुमको करके दिखा रहा हूँ। मिनिमम रेनफोर्समेंट में चेक करना है, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए किसी बीम में, तो एएसटी नॉट बराबर होता है 0.85 BD अपॉन FY।
तो कितना हो जाएगा 0.85, बी 300, डी कितना है 530 अपॉन 415, यानी AST नॉट का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा कि कम से कम कितना स्टील डालना है, तो 0.85 इंटू 300 इंटू 530 और होल डिवाइडेड बाई 415, कम से कम 325.66, 325.66 स्क्वायर mm कम से कम होना चाहिए, और हम तो उसमें आराम से कितना दे रहे हैं 1523, तो ठीक है। यानी यहां पर लिख देंगे एक लाइन हम लोग स्पष्टीकरण में, क्या AST प्रोवाइडेड मतलब जो दिया जा रहा है इज ग्रेटर देन AST नॉट, हेंस क्या है ओके है। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ओके है, कोई दिक्कत नहीं, दे दो, देना ही है, वो ऐसे भी दे ही रहे थे, हम तो तुमको जांच के लिए दिखाएं कि कैसे मिनिमम रेनफोर्समेंट की जांच की जाती है। अब नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा इसके लिए, तो हमने निकाल लिया 5 छड़ें लगानी है। तुमने अब तक बीम में क्या क्या निकाल लिया, 5 तो छड़ नीचे लगानी है तनाव में, और 2 ठो एंकर बार ऊपर लगती है स्केलेटन के लिए, वो आपको मान के चलना है लगेंगी ही, उसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं, वो आपको मान के चलना है कि लगेंगी। अब उसके बाद अगला काम आप क्या करने वाले हैं बताइए, बताइए। अगला काम आप चेक कर लीजिएगा इस बीम को शियर में और बॉन्ड में, तो चेक इन शियर में इसकी जांच करेंगे आप। शियर में कैसे जांच करेंगे, शियर में जांच करने के लिए भाई सीधे बीम पर लोड आ रहा है जो, उसका चेक इन शियर करना है, तो आप क्या करेंगे, अब देखो एक चीज थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बीम पर। तो बीम कैसी थी हमारी, ऐसी है, सेल्फ लोड फिर से निकाल लो क्योंकि साइज चेंज हो चुका है। सेल्फ लोड बीम का कितना है, तो कहेंगे 0.3 चौड़ाई है, 0.57 कवर लेकर के गहराई है, इंटू 1, ध्यान समझो जरा बात को, इंटू 1 इंटू 25, यानी ये क्या है सेल्फ लोड जो बीम का होगा, नया सेल्फ लोड है ये। तो 0.3 इंटू 0.57 इंटू 25 करेंगे, 4.275 किलो न्यूटन, ये बीम का खुद का लोड है इस टाइम, ठीक है ना, क्योंकि पहले कितना था 4.275, अब है, पहले जो सेल्फ लोड आया था वो 4.5 आया था, अब की 4.275 है, ये इसका सेल्फ लोड है, ठीक है ना, और ये यूडीएल है। अब बाकी बाहर से आने वाला लोड बदला नहीं है, वो तो एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब बीम रह गई हमारी ये, अब देखो यहां पे इस बीम में ऊपर से आने वाला लोड, खुद का लोड मिला के जो भी बनता है, भी क्या होता है शियर फोर्स, वो WL/2 बनता है। देखो कैपिटल L होता है, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है कैपिटल L और स्मॉल L अलग अलग, यानी कैपिटल L मतलब क्लियर स्पैन होता है, क्योंकि वो फेस पे आता है, तो नहीं दिया रहेगा तो उसका आप घटा करके निकालने मत लग जाना क्लियर स्पैन, तुमको वैसे पे कैलकुलेशन कर देनी है, ठीक है ना। तो W का वैल्यू जो स्मॉल वाला W है, तो टोटल यूडीएल जो यहाँ पे आ जाएगा, टोटल यूडीएल वो कितना आ जाएगा, तो 30.427, ये आ जाएगा ना, 34.275, अरे 4.275 को बाहर वाले 30 में जोड़ दिया, ठीक है ना, और नया ये वाला तो आ ही गया क्योंकि साइड ही बदल गई, जो माने थे उससे थोड़ा अलग आ गया साइड, तो ये 34.275 किलो न्यूटन इसका क्या है आपका सेल्फ लोड होगा, टोटल यूडीएल हो गया, तो वही रख देंगे यहाँ पे। अब 34.275 गुणा L यानी 6 मीटर बटा 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34.275 गुणा 6 बटा 2, वैल्यू आए 102.825, 102.825 किलो न्यूटन। समझ में आ रही बात, यहाँ पे बात समझ में आ रही है। ये आपका आ गया कितना भी का वैल्यू। अब भी बराबर मान लो, चूंकि भी बराबर आया है 102.825, क्या इसमें फैक्टर्ड लोड हुआ है सब गुणा फैक्टर लोड से 1.5 से, नहीं तो डायरेक्ट इसमें कर दो, अगर पहले ही 34 में कर करके तब निकाले होते तब भी वही बात है। तो इसलिए VU बराबर जो हो जाएगा
VU यानी फैक्टर्ड शियर लोड 1.5 टाइम्स हो जाएगा 102.825 यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 154.2375 किलो न्यूटन। ये इस पर शियर आ रहा है, इस बीम पर ये शियर आ रहा है। अब अगला स्टेप शियर में क्या होता है, इसलिए टाउ भी क्या हो जाएगा आने वाला शियर स्ट्रेस। तो ये किलो न्यूटन में ध्यान रहे 154.237 यही ना हुआ 154.237 और इंटू 10⁻³ हो गया न्यूटन में डिवाइडेड बाई VU बाई BD होता है ना यार। फिर से लिख दूं क्या मैं इसको, रुक देखो इसको ऐसे करना, ये देखो होता है VU बाई BD और इसी का ये वैल्यू है। BD का वैल्यू कितना है 300 गुणा 530। अब 570 नहीं रखोगे फुल, अब 530 यानी ये तुम्हारा आया यहां पे और होल डिवाइडेड बाई तुमने कर दिया 300 गुणा 530 वैल्यू आई 0.97 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये है इस बीम पर आने वाला शियर स्ट्रेस। अब क्या तुम लोगों को याद नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या किए थे शियर वाले में, ये आने वाला हो गया। अब बीम की क्षमता निकालेंगे टाउ सी, उसके लिए पड़ेगी जरूरत टेबल की। टेबल है आप लोगों के पास। अब देखिए यहां पे अगला स्टेप क्या होगा हम लोग का, अगला स्टेप स्ट्रेंथ शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन, उसमें क्या हो जाएगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन जब निकालेंगे तो एलएसएम वाला टेबल से आपको टाउ सी की पहले परसेंटेज स्टील निकाल लेते हैं। परसेंटेज स्टील, अब देखो स्टील तुमने थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, 4 कुछ आया था 5 क्षण दे दिए और वो 5 क्षण कितनी है, तो ये होता है परसेंटेज स्टील का फॉर्मूला AST बाई BD इंटू 100। तो ये AST की वैल्यू क्या है 5 क्षण है 20 mm की तुमने दे दी है, भले जरूरत कम थी लेकिन दिया तो वो सेक्शन की मजबूती बढ़ाएगा। 314 की एक स्क्वायर 314 स्क्वायर में एक क्षण का एरिया 20 mm का 5 तुमने दिया है। BD का वैल्यू 300 गुणा 530 आया इंटू तुमने कर दिया 100। वैल्यू यहां से परसेंटेज का बता दो यहां पे, तो 5 गुणा 314 जो आया होल डिवाइडेड बाई तुमने कर दिया 300 गुणा 530 इंटू 100। वैल्यू आई 0.9874 0.9874 ये आ गया, इतना परसेंट स्टील डाला गया। अब देखो तुम टेबल में ढूंढना पड़ेगा इतने परसेंट, और कंक्रीट की ग्रेड कितनी है 20। कंक्रीट ग्रेड जो है वो M20 है। तो जाना टेबल में LSM वाले में शियर वाले चैप्टर में टेबल कोड से भी तुम निकाल सकते हो, उसमें M20 ग्रेड वाली कंक्रीट में जाना तो ये परसेंटेज मिलेगा ही नहीं, मिलेगा 0.75 के बाद सीधे 1%। तो इसको अप्रोक्सीमेटली तुम 1% वाला वैल्यू ले लोगे तो कोई पाप नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगर मिल जाए एग्जैक्ट वैल्यू कोई नजदीक की तो बहुत अच्छी बात है, या तो इंटरपोलेशन करना मैंने आपको बताया। अब 1% पर टाउ सी की वैल्यू कितनी होती है आपको टेबल से पढ़ना पड़ेगा, निकालिए टेबल और पढ़िए, ठीक है। मैंने देखा इसको टेबल में तो लगभग इसका वैल्यू जो आ रहा है 0.62 के करीब आ रहा है इस परसेंटेज पर 1% पर। तो फ्रॉम टेबल, यानी अब ये टेबल देखना, देखो यार एक बार बता चुका हूं, फ्रॉम टेबल, टेबल में जाओगे तो टाउ सी का टेबल एक मिलेगा, टाउ सी का टेबल, और टाउ सी में अगर हम लोग इस परसेंट पर लें, इस परसेंट पर लें तो टाउ सी की वैल्यू 0.62 न्यूटन पर स्क्वायर mm आ रही है। यानी टाउ सी यार देखो कम दिख रहा है हमको किससे, टाउ वी से। टाउ वी ज्यादा है यानी आने वाली दिक्कत ज्यादा है। अब यहां पे लिखेंगे सिंस टाउ वी इज ग्रेटर देन क्या टाउ सी, इसलिए अब देखो टाउ सी मैक्स की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, वो मोर देन
2 होती है, 1.6 से ज्यादा होती है तो चलेगा। टाउ तुम टेबल से देख लेना, टाउ भी बढ़ तो गया है, यानी यहाँ पे टाउ भी जो है वो बढ़ गया है किससे, टाउ सी से, लेकिन अभी भी कम है ये टाउ सी मैक्स से, तभी की क्राइटेरिया में, यानी सीयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, जरूरत है सीयर एनफोर्स या रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड हमने लिख दिया यहाँ पे। तो हमें रेनफोर्समेंट करना पड़ता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट से काम नहीं चल पाएगा, तो आपको रेनफोर्समेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब रेनफोर्समेंट यदि आपको करना है तो कैसे करेंगे भाई, हम स्टीरअप दे के निकलेंगे यार, बेंटअप बार तुमको करना है, दिमाग में चुन ले, करो, समय बर्बाद करना करो, हम नहीं करने वाले, ठीक है ना। अब बेंटअप बार का मतलब है 2 ठो मोड़ो ऊपर की तरफ, तो पता चले अब नीचे टेंसाइल बार की संख्या कम हो गई, 5 से 3 हो गई, तो फिर उस पर निकालो, तब परसेंटेज अलग आएगा, स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। टेंशन बार के ऊपर मोड़ने से सीयर में बढ़ावा जरूर मिलता है, लेकिन जिस जगह पे मोड़ी जाती है वहां क्रॉस सेक्शन में सेक्शन की सीयर स्ट्रेंथ टाउ सी में कमी आ जाती है। तो ये सब मोल भाव करेंगे तो पता चलेगा मोड़ने के ज्यादा लाभ है, लेकिन जब तक तुम्हें ना बोला जाए मोड़ना मत दोस्त, तुम स्टीरअप देके निकलो। अब यहाँ पे पहले निकालो कि नेट सीयर फोर्स कितना है, नेट सीयर फोर्स जिसके लिए डिजाइन करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, VUN, ये नेट सीयर फोर्स है, तो वो होता है VU माइनस, VU जो आया था सीयर फोर्स हम लोग का, उसमें से माइनस करेंगे जो क्षमता है इसकी, VU माइनस टाउ सी BD। अब VU का वैल्यू आया है, जो टोटल बवाला आ रहा था 154.23, 154.237 10 की घात 3, ये आया था सीयर, इसके ऊपर आ रहा था, जबकि सेक्शन ने कुछ झेल लिया, कितना झेला, तो कहेंगे प्रति स्क्वायर mm पे झेल रहा 0.62 इंटू बी का वैल्यू 300 इंटू डी का वैल्यू 530। यहां से VU नेट का वैल्यू आ जाएगा, VU नेट का वैल्यू कितना है, चलो कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, 154,237 माइनस कर दिया हमने क्या, 0.62 इंटू 300 इंटू 530, वैल्यू आई कितनी, नेट 55,657, ये क्या आ गया न्यूटन में। इतना सीयर फोर्स क्या है आपका, इतना सीयर फोर्स जो है आपका वो नेट है जो सेक्शन नहीं संभाल पा रहा, इसके लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और वो अरेंजमेंट कैसे करना पड़ेगा आपको यहाँ पे बताइए, तो आप स्टीरअप देके निकल जाओ। स्टीरअप देके निकलने का मतलब होता है बेंटअप वेंटअप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे सर, हम जितना जरूरत है सब किससे देंगे, स्टीरअप से देंगे। तो अब स्टीरअप देने के लिए कोई डाया चुन लो अपने मन से, कोई भी अपने मन से डाया चुन लो, यूजिंग हम 8 mm का 20 mm की मेन बार है, तो 8 से 10 mm का स्टीरअप तुम चुन सकते हो, ठीक है ना, 1/4 से कम नहीं होना चाहिए। 20 mm का है, जैसे अगर 40 mm की छड़ होती तो उसका 1/4 यानी 10 से कम नहीं कर सकते थे। तो यूजिंग 8 mm 5 टू लेग्ड स्टीरअप्स, यानी जो स्टीरअप है वो 8 mm के यूज कर रहे हैं और उसमें 2 टांग है, तो ASB यानी छड़ का एरिया जो हो जाएगा, 8 mm की एक छड़ का एरिया कितना होता है, दिमाग में है आपके, लगभग 50 स्क्वायर mm के अप्रोक्स आएगा, ठीक है ना, तो 50 स्क्वायर mm के अप्रोक्स एरिया होता है 8 mm का, तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो यही 100.52 के अप्रोक्स आता है, चलो 100 स्क्वायर mm हमने ले लिया, ठीक है ना। तो स्पेसिंग कितनी आ जाएगी इसकी बताइए, स्पेसिंग कितनी आ जाएगी, स्पेसिंग बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, स्पेसिंग बराबर हो जाएगा, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग S, वो हो जाएगा 0.87 FYASB इंटू D अपॉन VU, जितना स्टीरअप को संभालना है, ठीक है ना, VU नेट पूरा वही संभाल रहा है, तो 0.87 FY मतलब समझी गए, ASB मतलब समझी गए, D मतलब समझी गए, डिवाइडेड बाई टोटल कितना 55,657, 55 और 657, यानी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 0.87 इंटू 415 इंटू 100 इंटू 530 होल डिवाइडेड बाई
55,657, यानी आ गया 343। यानी आप 343 mm पे सेंटर टू सेंटर दे दीजिए, ठीक है ना। इतना सेंटर, अगर आप डाया और बड़ा लिए होते ना तो ये गैप और ज्यादा आया होता, क्योंकि भाई मजबूत छड़ लगाएंगे तो दूर दूर लगानी पड़ेगी। पहले ही दूर आ रहा है 300 mm से ज्यादा दूर, तो यही आ गया, 300 mm से ज्यादा दे नहीं सकते। अब इट शुड नॉट एक्सीड, यहां याद करिए, लिखेंगे इट मस्ट नॉट एक्सीड, इट मस्ट नॉट एक्सीड, इसको बढ़ना नहीं चाहिए किससे, फॉलोइंग। पहला है कि 300 mm से ज्यादा ना हो, दूसरा होता है 0.75 इंटू डी से ज्यादा ना हो, तीसरा होता है एस मैक्स, यानी ये होता है 0.87 एफ वाई एस बी अपॉन 0.4 इंटू क्या हो जाएगा बी। सबको सॉल्व करें, 300 mm तो ऑलरेडी सॉल्व है, 0.75 का मतलब हुआ क्या 530, तो जाहिर सी बात है कम आएगा, मतलब 300 से तो ज्यादा ही आएगा। 0.75 इंटू 530, वैल्यू आई 397 mm, सेंटर टू सेंटर ऐसे हो सकता है, इनसे बढ़ना नहीं चाहिए उसको, जबकि वो ऑलरेडी इससे तो बढ़ चुका है। ये इससे कम है लेकिन क्या फायदा, इससे बढ़ गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। 0.87415 100 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू बी का वैल्यू है 300, इससे भी कुछ आ जाएगा, तो आ गया 0.87 इंटू 415 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 300, वैल्यू आई 300 पॉइंट, ये भी 300 ही आ रहा है, 0.87 उसका कोई मतलब नहीं है, mm में वैल्यू बहुत कम है, mm सेंटर टू सेंटर। अर्थात आपको क्या समझ में आया, आप क्या, इनसे बढ़ना नहीं चाहिए, तो जिससे भी बड़ा हो तो किसी से नहीं बढ़ना चाहिए, किसी से नहीं बढ़ना चाहिए, इससे भले कम है, नहीं बढ़ा है लेकिन इससे तो बढ़ गया, इसलिए इसलिए लिख देंगे जो सबसे कम होगा वही दे देंगे, इसलिए 8 mm 5 2 legged stirrups will be provided at a distance of 300 mm सेंटर टू सेंटर, यानी ऐसा किया जाएगा। अब एक चीज जान लीजिए पहले कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, स्टीरअप आपने निकाल लिया, कैसे लगेगा, आपने छड़े निकाल दी, लास्ट में एक बॉन्ड में भी चेक कर लीजिए। अब चेक इन बॉन्ड में आपके ऊपर छोड़ता हूं, अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन चेक इन बॉन्ड सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एलडी जो विकास लंबाई है 0.875 अपन 4 टाउ बी डी, वो ज्यादा या बड़ी होनी चाहिए 1.3 m1 बाई वी प्लस एल नॉट से, और ये बड़ी होती है जनरली, नहीं हुई तो छड़ों का डाया कम कर दीजिए, बस सिंपल। अब ये चीज के बारे में पहले से एक बार डिस्कस कर चुका, देखो अपने आप में 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल इस बीम में आ गए। आपने पहले डिजाइन किया, डिजाइन के बाद सीयर में चेक करके उसका व्यवस्था किया, अब बॉन्ड में देखो चेक करना पड़ेगा, तो अपने आप में एक लंबा खिंचता चला जाएगा न्यूमेरिकल। अब पूरा एक आरसीसी का न्यूमेरिकल अपने आप में लंबा होता भी है काफी, तो मैं आपको इतना बता दूं, चेक इन बॉन्ड सिंपल स्टेप है, कहेंगे तो मैं करा दूंगा यार, बट जो बॉन्ड वाले में एक न्यूमेरिकल लगाऊं प्लीज उसको फॉलो करना, लग जाएगा। आप चेक करोगे तो क्यों मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इससे कोई डिटेल, अब इस स्टेप के बाद अब इसका तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या सब बता दिए सर, बताने से कोई फायदा नहीं, इफ यू आर नॉट ड्राइंग द फिगर, आप फिगर बनाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ पर बीम बनाएंगे, आप यहाँ पर बीम बनाएंगे, एक फ्री हैंड ही एक बीम बनाएंगे ऐसे, आप यहाँ पर आप सपोर्ट बनाएंगे, यहाँ पे आप सब कुछ दिखाएंगे, इस बीम का सब कुछ आप इसमें क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, आप जैसे भी पेन से दिखा सकें, पेंसिल से दिखा सकें, दिखाइए। यहाँ एक छड़ ऐसे ऐसे दी गई है जो कि मेन बार है, यहाँ पर एक छड़ ऐसे दी गई है जो कि क्या है, मेन बार है, इसको ऊपर की तरफ मोड़ना है, ये सब आपको छिन्नीकरण के नियम में बताया गया है कि ऐसे देना है आपको। इस बीम का क्लियर स्पैन आपको बनाना पड़ेगा ऐसे कि इसका क्लियर स्पैन कितना है, ऐसे
और फिर आपको क्लियर स्पैन, इसका क्लियर क्या इफेक्टिव दिया था ना हम लोगों को, इफेक्टिव दिया था। चलिए कितना दिया है, 6 मीटर। अब ऊपर आपको एंकर बार देनी पड़ेगी, एंकर बार आपको देनी पड़ेगी ऊपर, ठीक है ना, एंकर बार देनी पड़ेगी। तो चलो उसका कलर चेंज कर देते हैं। ऊपर एंकर बार ये दे दिया हमने। अब आपको लगे हाथ एंकर बार के साथ में फटाफट से स्टीरअप भी देने पड़ेंगे इस बीम में। स्टीरअप ऐसे क्या होगा, बांधा जाएगा, ऐसे बीम में बांधा जाएगा। आपने जो जो किया, जो निकाला, उसको अंततः एक ड्राइंग के रूप में दिखाना जरूरी है। अब क्या इतना ही ड्राइंग से काम चलेगा, नहीं, आप इसको एक एक चीज को यहाँ पर शो कराएंगे। कैसे कराएंगे अभी बताता हूं मैं। ठीक है, आप देखिए कैसे शो कराएंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लिखेंगे चीजों को। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे 2 नंबर्स ऑफ, अब एंकर बार अपने से दीजिए, एंकर बार, एंकर बार्स, बार्स हैविंग डाया, डाया, अब डाया 20 mm का मेन बार है तो 12 mm का दे दीजिए, 12 mm, डाया 12 mm। अब यहां पर एक चीज मेन बार दिखा दीजिए, मेन बार, मेन बार क्या है, तो इसके बारे में डाया क्या है, 20 mm फाई, 20 mm फाई का मेन बार है। कितना, 5 नंबर्स ऑफ बार है, 5 क्षण है। उसके बाद आपकी अगली चीज क्या है, स्टीरअप आपने निकाला है। स्टीरअप आप निकालेंगे तो यहाँ पे इसको दिखा दीजिए पूरा, क्या वही 8 mm फाई, क्या 2 लेग्ड, पूरा ड्राइंग में आपको डिटेल दिखाना पड़ेगा, 2 लेग्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 mm, क्या सेंटर टू सेंटर। अब बीम को, अब देखिए इसमें बीम का भी साइज जो बताया वो कहाँ दिखाएंगे, जगह नहीं है, तो आपको यहां से एक काटनी पड़ेगी, काट कहीं से काट दीजिए। मान लीजिए यहां से आपने काट दिया और यहां पर बोल दिया कि जो है मैं इसको काटा हूं किस पर, एक्स एक्स पर। तो काटने के बाद आप इसका डायग्राम अलग से दिखाएंगे और फिर वो डायग्राम एट एक्स एक्स आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने बीम बना दिया, यहाँ पे आपने बीम बना दिया, और बीम में आप दिखाएंगे क्या, कितनी छड़ें हैं, 5 छड़ें हैं। दो एंकर बार हैं। स्टीरअप कितनी है इसमें, अपना सेंटर पे लगी हुई है स्टीरअप, तो स्टीरअप हमने यहाँ पे बना दिया। ये लग गई आपकी स्टीरअप्स, यहाँ पे स्टीरअप्स यहाँ पे लग गई, तो यहाँ पे स्टीरअप हो गया। बीम की साइज जो है आप इसमें दिखाएंगे, ये थोड़ा सा जगह रहता, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, मैं आपको एक मिनट, कहाँ बना दिया जाए इसको, एक तरीका और है, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी चौड़ाई यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ से चौड़ाई वो है कितनी, 300 जो आपने निकाला है। प्रभावी गहराई छड़ के सेंटर तक कितनी है, 530 mm, ठीक है ना। कुल गहराई कितनी है, 570 mm। समझ में आ रही बात है, यहाँ पे ये बता दिया किस पर ये सेक्शन हुआ है, एट एक्स एक्स, एक्स एक्स पर काटने पर बीम ऐसी दिखेगी। आई होप आपको चीजें पूरी समझ में आई होंगी। आप जब तक ये डायग्राम बना नहीं देते हैं आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं होता। ये न्यूमेरिकल जब भी आएगा आपके, अगर डिप्लोमा के एग्जाम है तो 10 नंबर का पक्का न्यूमेरिकल देता है, 10 नंबर में क्वेश्चन आपके देता है। अब इसी पैटर्न को बदल बदल के लोड बदलेगा, स्पैन बदलेगा, लेकिन करवाएगा यही काम बार बार। तो डिजाइन के जितने क्वेश्चन एग्जाम्पल में देख के लगा दीजिएगा, जरूर नहीं कि साइज यही आई हो जो दी हुई है। तो सिंगली रेनफोर्स बीम का डिजाइन यहीं पे खत्म होगा, कुछ नया न्यूमेरिकल होगा तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे तो क्लियरिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये कंप्लीट न्यूमेरिकल था, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखेंगे क्लास में। आप एक बार इसको अपने से एक डिजाइन करके जरूर, यदि नहीं करते हैं, एक चीज दोनों इंपॉर्टेंट, एक स्टेप रटना कि क्या स्टेप फॉलो किए उसको भी लिखने के लिए आता है एग्जाम में, दूसरा डिजाइन करना, इतना चीज आपको क्लियर करके ही आना है, नहीं किए तो गड़बड़ है। ड्राइंग नहीं बनाए, सब कर दिए, ड्राइंग नहीं बनाए तो 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर मिलेगा, इतना खराब स्थिति हो जाती है, जान लीजिए ड्राइंग के लिए।
तैयार रखिएगा। आई होप सबको बात समझ में आई होगी। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।